हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 और 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की ली गई महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी बीपीएससी परीक्षा, ठीक है, 71वीं बीपीएससी परीक्षा जो 13 सितंबर को प्रस्तावित है उसके लिए, साथ ही साथ देखा जाए तो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है यूपी पीसीएस परीक्षा। और आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस ने अपना ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। सेम उसी ढर्रे पे देखा जाए तो बीपीएससी भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर आपने देखा, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो वन लाइनर या डायरेक्टली पूछा गया हो, लेकिन फिर भी हम वन लाइनर को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई सवाल भविष्य में फिर से वैसा पूछ सकता है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया कि आयोग अपना पैटर्न करंट अफेयर में भी अब चेंज कर रहा है। वो दो कथन वाले सवाल ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित करने के लिए सवाल पूछ रहा है, मिलान करने के लिए पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से करनी होगी, सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है। इसी वजह से देखा जाए आपको रेगुलर करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है उनको फॉलो करनी चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर घटना चक्र के द्वारा ये क्लासेस संचालित की जा रही हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे क्लास आपको मिल जाती है और इस क्लास की क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो जुलाई महीने के पैकेज का लिंक है, ठीक है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, वहां से आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे इसकी क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप प्रतिदिन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास आती है, करंट अफेयर की क्लास के बाद आप जाके टेस्ट को दे सकते हैं। महीने के एंड में एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का, और उसके साथ साथ में देखा जाए महीने के एंड में पूरा कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है बाइलिंगुअल। हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, चाहे टेस्ट हो, पीडीएफ हो, क्लास हो, सारी चीजें बाइलिंगुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए 17 और 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली खबर क्या है, पहली खबर पे हम लोग चर्चा करें। सबसे पहली खबर है यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025 चर्चा कर लेते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 17 जुलाई का जो दिन होता है इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 17 जुलाई 1998 को रोम में 120 देशों ने रोम संविदा, ठीक है, रोम संविधि को अपनाया था, जिसे आईसीसी की स्थापना हुई थी, जिससे आईसीसी की स्थापना हुई थी। और यहीं पर देखा जाए यह न्यायालय 1 जुलाई सन 2002 से औपचारिक रूप से कार्यशील हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल। यहां पर देखा जाए जो आईसीसी है, आईसीसी, इसकी स्थापना देखा जाए तो 17 जुलाई 1998 को रोम में 120 देशों ने रोम संविधि को अपनाया था और उसी के बाद आईसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और औपचारिक रूप से कार्य करना इसने स्टार्ट किया 1 जुलाई 2002 से। यहां पर चर्चा कर ले, 2010 में युगांडा के कंपाला में हुई समीक्षा सम्मेलन के दौरान 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। और तभी से देखा जाए हर साल जो 17 जुलाई का दिन होता है इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली खबर पे आते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। देखा जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। यहां पर देखा जाए तो यह पुरस्कार समारोह, यह पुरस्कार समारोह जो हुआ था यह सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी के प्रख्यात उड़िया कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के समारोह पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। और उसी कार्यक्रम के दौरान देखा जाए तो कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखें यहां पर तो कलिंग रत्न पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 में यह सम्मान धर्मेंद्र प्रधान को उनकी शैक्षणिक सुधारों में प्रतिबद्धता और भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्ष 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान नाम आप याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। आंध्र प्रदेश में खुलेगा देश का पहला एआई प्लस कैंपस। देश का पहला एआई प्लस कैंपस। मैं आपको हर दिन कहता हूं जब भी कोई ऐसा इवेंट आपके समक्ष आए,
न्यूज़पेपर में दिखे आपको या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर जब जब भी दिखे कि देश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, विश्व का पहला, विश्व की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला, या ऐसा कोई इवेंट आपको दिख जाए तो वो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चा करें यहां पर तो आंध्र प्रदेश में खुलेगा देश का पहला AI प्लस कैंपस। चर्चा कर लेते हैं। बिट्स पिलानी ने घोषणा की है कि वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करेगा। किसने घोषणा की है? तो बिट्स पिलानी ने घोषणा की है कि वो भारत में अपना पहला AI प्लस कैंपस कहां पर स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित करेगा। देखा जाए यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा और 2027 में प्रवेश शुरू होने की यहां पर उम्मीद है। चर्चा करें तो 1000 करोड़ के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। देखा जाए तो देश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में से एक बिट्स पिलानी इस विशेष परिसर को 70 एकड़ भूमि पर बना रहा है, जो कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये 70 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी और यहीं पर बिट्स पिलानी के द्वारा पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश अमरावती में। चलिए अगली खबर पर देखें, चर्चा करें तो हॉकी प्लेयर दीपिका को पेलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो हॉकी प्लेयर दीपिका है इनको पेलीग्रास मैजिकल स्किल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं तो 15 जुलाई को भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड प्लेयर दीपिका ने 2024-25 पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार किसने जीता है? तो हॉकी प्लेयर हैं दीपिका, उन्होंने जीता है। दीपिका ने FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 में भुवनेश्वर चरण में पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। दीपिका ने वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ सिंगल फील्ड गोल किए थे। ठीक है, इन्होंने सिंगल्स फील्ड गोल किया था और इसी कारण से देखा जाए तो चर्चा में आ गई थी दीपिका। ये है दीपिका, आप फोटो देख सकते हैं यहां पर। आगे चर्चा करें, यह मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला गया था। दीपिका पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है और इसी वजह से यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस महिला भारतीय खिलाड़ी ने पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार किस भारतीय महिला ने जीता और पहली बार जीता है? तो यहां पर दीपिका ने जीता है। ठीक है, चलो आगे देखें। संजय कौल गिफ्ट सिटी के नए MD और CEO बने हैं। संजय कौल गिफ्ट सिटी के नए MD और CEO बने हैं। चर्चा कर लें तो 15 जुलाई को संजय कौल को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यहां पर चर्चा करें, वे तपन रे की जगह लेंगे जो 2019 से इस पद पर थे। ठीक है, तपन रे देखा जाए तो 2019 में गिफ्ट सिटी के MD और CEO बने थे और अब किसको बनाया गया है? तो यहां पर संजय कौल को बनाया गया है। यह है संजय कौल जी, इनको बनाया गया गिफ्ट सिटी का नया MD और CEO। ठीक है, ये किसका स्थान ले रहे हैं संजय कौल? तो यहां पर देखें तपन रे की स्थान ले रहे हैं, तपन रे का स्थान लेंगे। संजय कौल 3 साल के लिए या अगले आदेश तक डिप्यूटेशन पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे। आगे चर्चा करें, वे वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है। गिफ्ट सिटी के बारे में चर्चा कर ले तो गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच 886 एकड़ में डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये देखा जाए तो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी और साथ ही साथ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भी है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 886 एकड़ में फैला हुआ है और गिफ्ट सिटी के MD और CEO कौन बने? तो संजय कौल बने हैं। ठीक है, नियुक्तियों में इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखें, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे आ जाए पहला तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। देखें यहां पर तो असम सरकार ने सोनपुर, ठीक है, असम सरकार ने सोनापुर में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क शुरू किया। कहां पर? सोनापुर में असम सरकार के द्वारा भारत का पहला एक्वाटेक पार्क शुरू किया गया है। यहां चर्चा करें तो एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपली, एक गैर सरकारी संगठन, ठीक है, एक NGO है, इसके द्वारा की गई है। ठीक, कोलोंग कोपली एक NGO है, इसी के द्वारा एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा किया गया, असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। देखें यहां पर तो यह परियोजना नाबार्ड, ICAR, CIFA, सेल्फ फाउंडेशन और राज्य मत्स्य विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है।
इस पार्क का उद्देश्य मछली पालकों को सजावटी मछली पालन, बायोफ्लोक और एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। जैसे आप घरों में देखते हैं ना, सुनहरी मछलियां होती हैं, गोल्डन फिश तथा अन्य जो सजावटी मछलियां होती हैं, वो आप एक्वेरियम में पालते हैं अपने घरों में, तो उन्हीं के पालन के लिए देखा जाए तो एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है और ये भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखें, दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर कहां पर विकसित किया गया है? चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है। यह मधुमक्खी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और देखा जाए तो मधुमक्खी से जो चाहे वो करवा सकता है। हुआ कुछ ऐसा कि चीन के वैज्ञानिकों ने जो ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया है, यह लगभग 10 मक्खियों पर यूज किया गया और उसमें से 10 में से देखा जाए तो 9 मक्खियों ने, जो वैज्ञानिक चाहते थे मैं मधुमक्खी की बात कर रहा हूं, तो मधुमक्खियों ने क्या किया कि जो वैज्ञानिक जैसा दिशा निर्देश देते थे वैसा वो मधुमक्खियां काम करती थी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर किसके द्वारा विकसित किया गया? ये ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया गया चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहां पर देखा जाए तो चीनी वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रक विकसित किया है। यह उपकरण मधुमक्खियों के मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती है। ये मधुमक्खियों को रोबोट की तरह संचालित कर सकती है। मधुमक्खियां जो है ना, उनको रोबोट की तरह संचालित कर सकती है। देखा जाए तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार ब्रेन कंट्रोलर बनाने वाले बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर बनाकर दिखाया है, जिसका वजन महज 74 मिलीग्राम है। यहां पर देखा जाए 74 मिलीग्राम इसका वजन है ब्रेन कंट्रोलर का। यहां चर्चा करें तो यह ब्रेन कंट्रोलर लगाने के बाद 10 में से 9 मधुमक्खियों ने वैज्ञानिकों की बात माननी और उनकी कही दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर किसके द्वारा विकसित, किस देश में विकसित किया गया है? तो चीन में विकसित किया गया है और यहां पर देखा जाए ये मधुमक्खियों में यूज किया जाएगा। आगे चर्चा करें, नियुक्तियों के संदर्भ में एक पॉइंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। एलआईसी के नए एमडी और सीईओ के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में दुरई स्वामी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। किसके? दुरई स्वामी जो है ये बनेंगे एलआईसी के नए एमडी और सीईओ। चर्चा करें, उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी हुई। ठीक है, 15 जुलाई 2025 से इनकी नियुक्ति जो है ये प्रभावी हुई है और इनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा। इससे पहले उन्होंने मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में एलआईसी के आईटी बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए व्यावसायिक अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया था। चर्चा करें तो उनकी नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ठीक है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB की सिफारिश के अनुसार की गई है और उन्होंने सतपाल भानु का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? सतपाल भानु का एलआईसी के एमडी और सीईओ के रूप में स्थान लिया है। किसने? दुरई स्वामी ने, जिन्होंने सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो सतपाल भानु यहां पर देखा जाए सिद्धार्थ मोहंती के स्थान पर थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में सतपाल भानु ने कार्य किया था और सतपाल भानु के स्थान पर देखा जाए तो दुरई स्वामी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया एलआईसी का। अगली खबर देखें तो हरियाणा से अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये अदिति योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? हरियाणा से किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चर्चा कर ले तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से उद्योग और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अदिति योजना की शुरुआत की है। यहां देखा जाए इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने में गति में तेजी लाना है। ठीक है, जो एमएसएमई सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर किस प्रकार से जो ऊर्जा दक्ष गतिविधियां होती हैं उनको कितनी तेजी से अपनाए, इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अदिति योजना की शुरुआत की गई है एमएसएमई के लिए। यहां देखें तो यह एमएसएमई को 30 से 50% तक ऊर्जा खपत कम करने, क्षमता बढ़ाने और हरित ऊर्जा गलियारों यानी कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में योगदान देने में मदद कर सकती है अदिति योजना। ठीक है, देखा जाए तो यह योजना 3 वर्षों वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए लागू की जाएगी और इसमें 14 ऊर्जा गहन क्षेत्रों जैसे कि रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और स्टील री रोलिंग आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो बिहार में चुनाव से पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। चुनाव से पहले देखा जाए
तो नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी वाले खासा ध्यान दें जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं। कुछ लोगों की कमेंट बॉक्स में एक शिकायत रहती है कि सर आप यूपी पीसीएस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आरओ की परीक्षा है। ठीक है, आरओ की परीक्षा है 27 जुलाई को, और 27 जुलाई को जैसे ही आरओ की परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होगा, 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा समाप्त होने के बाद हमारा फोकस हो जाएगा बिहार पे पूरी तरीके से, और बिहार और यूपी दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी के लिए भी हम लोग रिवीजन सीरीज जल्दी ही लेकर आएंगे, और उसके बारे में अनाउंसमेंट जो होगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, या अन्य वेबसाइटों के माध्यम से, यहाँ पर देखा जाए जो भी हमारी आधिकारिक वेबसाइट है वहां से आपको उस चीज के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, तो आपकी जो शिकायत है वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि सर आपका फोकस यूपी पीसीएस पे रहता है। यूपी पीसीएस पे इस वजह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे अभी, क्योंकि आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को प्रस्तावित है, 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बाद हम पूरी तरीके से बीपीएससी और यूपी पीसीएस प्री दोनों पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं पॉइंट पर। तो आगामी बिहार विधानसभा 2025 से पहले एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। जो घरेलू उपभोक्ता है ना, कॉमर्शियल नहीं, जो आप घर में यूज करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। उसके बाद 125 यूनिट के बाद जो बिजली आप खपत करेंगे उसका चार्ज आपको देना होगा। देखा जाए तो डेट याद रखना कि ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। डेट क्यों याद रखना, बीपीएससी देखा जाए बिहार पीसीएस का एक ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि वो डेट पर फोकस करता है, एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए। जैसे चुनाव से संबंधित, चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई, रिजल्ट कब घोषित किया गया, मतदान कब हुआ, अगर जो एक चरण में मतदान हो रहा है तो मतदान कब हुआ, ऐसे सवाल पूछता है, डायरेक्टली पूछता है। कोई आयोजन सम्मेलन हुआ तो वो डेट पूछेगा किस दिन आयोजित हुआ वो सम्मेलन। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपको डेट याद रखना होगा। ये चुनाव के पहले देखा जाए तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, 125 यूनिट फ्री बिजली एक महत्वाकांक्षी योजना है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 अगस्त 2025 का दिन जो होता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कथन में सवाल बनाया, दो कथन वाले सवाल बनाए, तो कैसे सवाल बना सकता है वो, यहां पर देखा जाए 1 अगस्त की जगह 15 अगस्त लिख दे कि 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। आप तो सोचेंगे कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो हो सकता है सही डेट लिखा हो, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो डेट पे खासा ध्यान रखना है। 1 अगस्त 2025 से ये योजना लागू हो जाएगी, जिसमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी प्रत्येक घरेलू परिवार को। देखा जाए तो इससे राज्य के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय कल्याणकारी नीति और अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों में के सम्मिलन का प्रतीक है, जो सभी के लिए ऊर्जा के व्यापक विजन के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, यह निर्णय जो है ये सभी के लिए ऊर्जा के व्यापक विजन के अंतर्गत लिया गया है, ऐसा बिहार सरकार कह रही है। चलिए आगे देखें। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। चर्चा करें पॉइंट पर, तो गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है, फिर से आ गया पहला राज्य, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की गई है, आप आंख बंद करके टिक करेंगे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। चर्चा करें तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, आनुवांशिक संसाधनों के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक पहचान करना और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना है। ठीक है, यह परियोजना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा विभिन्न राज्य विभागों और विशेषज्ञों के सहयोग से लागू की जा रही है। इसे 2025-26 के गुजरात राज्य बजट में स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये याद रखना कि इसको बजट में जो बजटीय प्रावधान होते हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हम गुजरात का बजट तो पढ़े नहीं है। हम यूपी का, बिहार का बजट पढ़ते हैं, जो राज्य का बजट होता है, केंद्रीय बजट पढ़ते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात का जो राज्य बजट था वहां पर इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, और इसको गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है इसे। ठीक है, और गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना संचालित करने वाला पहला राज्य है, इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, हमने देखा आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे चर्चा की। अब कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर देखें तो सेम यूपी पीसीएस
ठीक है, 2024 प्री के पैटर्न को फॉलो किया गया है और जैसा सवाल प्री में पूछे गए थे सेम वैसे ही सारे सवाल है। प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 1, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम के सोनापुर में शुरू किया गया है। दूसरा कथन है कि इसे नाबार्ड और बीसीसीआई के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। अब आपको सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। और इसमें से सही उत्तर जो है वो आप कमेंट में बताएं, क्योंकि जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया है। और इस उत्तर की अपेक्षा मैं इसलिए करता हूं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, वो उनका कमेंट ये रहता है कि सर क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उसका आंसर तुरंत बता दिया करिए। देखिए, हमने कंटेंट आपको तुरंत पढ़ा दिया है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सके। वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, एक पहली प्रैक्टिस यहाँ पे, और दूसरी प्रैक्टिस होगी जो 10 क्वेश्चन आप जाके ऐप पर टेस्ट देते हैं उसकी। तो आपको एक ही दिन में देखा जाए तो 20 प्रश्न मिल जाते हैं। और ये प्रश्न प्लस टेस्ट के जो प्रश्न होते हैं दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। टेस्ट में जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो किसी और के द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ जो प्रश्न रहते हैं ये मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों जगह से देखा जाए तो दो लोगों के जो बनाए हुए टेस्ट है उनको आप फॉलो करते हैं, तो इस वजह से इनका उत्तर आप हमें दीजिए और जो ऐप पे जो आप टेस्ट देते हैं उसका सेल्फ असेसमेंट आप स्वयं करिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर दीजिए कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम के सोनापुर में शुरू किया गया है, इसे नाबार्ड और बीसीसीआई के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 है, यहां पर चर्चा करें। दुनिया के सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर के दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन 1 क्या कह रहा है? यह ब्रेन कंट्रोलर 74 ग्राम वजनी है, 74 ग्राम वजनी है। ठीक है, आगे देखें, कथन 2 कह रहा है इसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 सवाल संख्या 3 कह रहा है कि एलआईसी के नए एमडी और सीईओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कथन 1 कह रहा है कि दुरईसामी की नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी हुई। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने सतपाल भानु का स्थान लिया जो एलआईसी के सीएफओ थे। क्या थे? एलआईसी के सीएफओ थे। ठीक है, चलिए अब बताइए कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। अब आपको बताना है यहां पर सही उत्तर क्या है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 क्या है? अदिति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? यह योजना एमएसएमई में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देती है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, अदिति योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है। अब कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है, ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 देखिए, बिहार मुफ्त बिजली योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, जो बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि इस योजना के तहत देखा जाए तो 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। और दूसरा कथन कह रहा है कि योजना 15 अगस्त 2025 से लागू की गई। ठीक है, लागू की जाएगी। अब आपको बताना है कौन सा सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 6 देखें, आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह परियोजना गुजरात सरकार की पहल है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अब बताइए कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या यहां पर देखा जाए 7 क्या कह रहा है? विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि यह दिवस रोम संविधि के अंगीकरण की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि आईसीसी की स्थापना 17 जुलाई 1998 को हुई थी। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 यहां पर देखें तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार भारतीय मूल की लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है यहां पर कि कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है।
प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 देखें यहां पर, तो भारत के पहले A+, ठीक है, भारत के पहले AI, ठीक, यहां पर AI, भारत के पहले AI+ कैंपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि यह कैंपस तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों सही है, दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? गिफ्ट सिटी के नए सीईओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर आपको बताना है गिफ्ट सिटी के नए सीईओ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन संख्या 1 कह रहा है कि संजय कौल को गिफ्ट सिटी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और दूसरा कथन कह रहा है कि वे गृह मंत्रालय, किसके? गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। तो आज आपसे यहां पर 10 सवाल पूछे गए हैं और इन 10 सवालों के उत्तर की अपेक्षा भी की गई है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन देखा जाए तो आपको 20 सवाल मिलते हैं, 10 सवाल ऐप पर मिलते हैं जिनका उत्तर आप ऐप पर रेगुलर देते हैं, और साथ ही साथ सवाल आपसे करंट अफेयर की क्लास में भी पूछे जाते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सारे सवाल यूपीपीसीएस के पैटर्न पर ही आधारित है। जैसा यूपीपीसीएस अब सवाल पूछ रहा है, करंट अफेयर यूपीपीसीएस प्री ने जैसा पूछा, वैसे ही सवालों का यहां पर देखा जाए संकलन करने का प्रयास किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं विदा। ये क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।